अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज का टॉपिक तो आप देख रहे हैं, एजुकेशन क्राइसिस है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं और इसका यूजेज कहाँ पे हो सकता है। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी वोकैबलरी को उर्दू मीनिंग में भी मैंने कन्वर्ट करके रखा है, वो भी आप लोगों से एंड पे शो करूँगी। तो गाइस, आर्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ कि मैंने एक वीडियो बनाई है हाउ टू रीड न्यूज़पेपर के ऊपर। और वो ये वीडियो बाकी सबसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आप लोगों से जो उसमें मैंने आप लोगों को ट्रेडिशनल वे नहीं बताया कि जस्ट डॉन पढ़नी है। उसमें मैंने आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप्स बताए हुए हैं। अगर आप लोगों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, आप लोग अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहते हैं, प्लस आप लोग अपनी रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, ये दोनों चीज़ें अगर आप लोगों को ज़रूरी हैं तो आप लोग अभी जाइए और उस वीडियो को देखिए। लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दे दिया है। तो हम अब बढ़ते हैं अपने आर्टिकल की जानिब। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसमें इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि हम सब लोग ये जानते हैं कि कोविड-19 की 4th वेव स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें कोविड-19 का जो अपडेटेड वर्जन है, जिसे हम डेल्टा वर्जन का नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट हो चुका है और बहुत ज़्यादा डेंजरस वर्जन है। इस सूरत में हमने क्या किया है, क्या हम अपने आने वाले वक्त के लिए तैयार हैं? क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि इसका जो बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा वो बेसिकली एजुकेशन के ऊपर पड़ेगा। स्पेशली वो एजुकेशन जो प्राइमरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल है और टर्टियरी लेवल की एजुकेशन है, जो इसके बाद का लेवल आता है, उसके ऊपर इसकी सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट है वो पड़ना है। तो क्या हमने पहले से ख़ुद को तैयार रखा है कि हम इन चीज़ों से बखूबी निमट सकें या नहीं। सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने हमें ये बताया है कि दुनिया के अंदर हम देखें 192 ममालिक हैं, तो उसमें 1.5 बिलियन लर्नर्स के ऊपर कोविड-19 का इम्पैक्ट आया था, जिसमें स्कूल को उन्होंने क्लोज़ किया और स्कूलों को क्लोज़ करना पड़ा। लेकिन अगर हम अब का डेल्टा वायरस देखें तो ये एजुकेशन के क्राइसिस में इससे भी ज़्यादा बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जैसी कंट्री, जहाँ पर यूनेस्को की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जहाँ पर 22.8 मिलियन बच्चे ऐसे हैं जो 5 से लेकर 16 साल तक उनकी एज है और वो स्कूल ही नहीं जा पा रहे, स्कूल ही नहीं अटेंड कर पा रहे। और अगर हम इसको परसेंटेज वाइज देखें तो ये इस ग्रुप के अंदर 100 में से 41% बनता है, यानी 100 में से 41% बच्चे ऐसे हैं जो 5 से लेकर 16 साल तक की एज के हैं और वो स्कूल ही नहीं जा पा रहे। तो अगर ये तो कोरोना वायरस के बगैर ही हम देख रहे हैं, लेकिन अगर कोरोना वायरस का जो लेटेस्ट वेरिएंट है, डेल्टा वेरिएंट जिसका हमने नाम लिया है, अगर वो तेज़ी से स्प्रेड करना स्टार्ट हो गया तो फिर इसका क्या बैड और वर्ड्स जो इसका इम्पैक्ट है वो आ सकता है। अब वो हमें ये कह रहे हैं कि 15 महीने हो चुके हैं, 1 साल 3 महीने हो चुके हैं हमें इन क्राइसिस से निमटते हुए, इन क्राइसिस को फेस करते हुए। और इस सूरत में क्या हुआ है, एजुकेशन का जो माहौल है वो इम्पैक्ट उस पर बुरा पड़ा है। तो अब क्या हम ये कहें कि हम इस चीज़ का वेट करें कि कब कोविड-19 ख़त्म होगा, कब सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, तो हम इन चीज़ों का वेट नहीं कर सकते। हमें अपनी स्ट्रैटेजी अभी से ही ऐसी बनानी चाहिए कि हम एजुकेशन जो लैंडस्केप है उसको हम बढ़ा सकें, या उसको हम जो है वो एक पॉजिटिव वे में लेके जा सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि हम किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कितनी अच्छी तरीके से हम अपनी पॉलिसी मेक करते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया है कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोविड-19 इमरजेंसी जो थी वो लिमिटेड थी। अगर हम इसे इंटरनेशनल वे से कंपेयर करें तो ये कुछ भी नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक थे जहाँ पे उन्होंने अपने जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको क्लोज़ किया, लेकिन उस पर काम भी किया। क्योंकि बाद में क्या होता है कि बाद में सिर्फ वो एक दूसरे की फेलियर और सक्सेस स्टोरीज से ही लर्न कर सकते हैं, लेकिन पहले जो है उन्होंने खुद पर फोकस किया, ना कि इस चीज़ पर फोकस किया जो कि पाकिस्तान एक्चुअली कर रहा है।
अब यहाँ पर उन्होंने ग्लोबल नॉर्थ की एग्ज़ाम्पल हमें दिया कि बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इनोवेशन और डिटर्मिनेशन की हम एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। लाइक अगर हम चाइना को देखें तो उनके सिटी वुहान से ये वायरस स्टार्ट हुआ था, लेकिन जैसे ही वायरस स्टार्ट हुआ एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस थे वो बंद हुए। उन्होंने फ़ौरन से क्या किया, अपनी एजुकेशन को जो है वो ऑनलाइन कर दिया, एयर क्लासेस देना स्टार्ट कर दी और हर किस्म की क्लासेस को सप्लीमेंट्स फराहम किए, क्योंकि वहाँ पे 1 मिलियन लर्नर्स उस वक़्त मौजूद थे जिनको उन्होंने अपनी एजुकेशन देनी थी। तो उन्होंने एजुकेशन के ऊपर कोई भी जो है वो जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एजुकेशन जो है वो चलती रही। अब हम अगर ब्राज़ील के सिटी की बात करें जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड था, साओ पाउलो, वहाँ पर भी जो है वो ऑनलाइन इंस्ट्रक्शन दी गई। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो इनका एक चैनल था संसार टेलीविज़न, उसने भी ब्रॉडकास्टिंग की। ईरान की बात करें तो काशान एक चैनल था जिसने एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो थे वो स्टार्ट किए। इटली की बात करें तो ट्यूरिन के अंदर स्टार्ट होगी, यानी फ़ौरन से स्टार्ट होगी। कोई भी चीज़ के ऊपर उन्होंने सोचना शुरू नहीं किया, उन्होंने जस्ट हर चीज़ का जो है वो रेमेडी तलाश की कि हमने फ़ौरन से अपनी एजुकेशन के ऊपर कोई भी जिसे कहते हैं हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, एजुकेशन को हमने डाउन नहीं होने देना, क्योंकि एजुकेशनल क्राइसिस अगर बढ़ जाएँ तो फिर वो डाउन होने का नाम ही नहीं लेते। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो मार्च 2020 में वायरस आया था। पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ कि ना सिर्फ ये इस चीज़ से अनअवेयर थे, इनको पता ही नहीं था, प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, बल्कि लैक ऑफ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, इनसफिशेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ये क्राइसिस जो थे ये बढ़ते गए। ना हमारे पास बेटर इक्विपमेंट थी और ना ही हमारे पास जो थी वो इस लिहाज से एजुकेशन की एक्टिविटीज़ थी प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी स्कूल्स के लिए कि हम जो है वो उनको ये प्रिविलेज फ्राहम कर सकें कि वो सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनको प्राइवेटली रन कर सकें थ्रू ऑनलाइन, थ्रू एयर क्लासेस। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर नहीं थी। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? अब यहाँ पर उन्होंने हमें ये बताया कि जब पाकिस्तान के अंदर भी टेली स्कूल जो है फ़ेडरल की जानिब से स्टार्ट किया गया, पीटीवी के ऊपर आप लोग जानते हैं कि तालीम घर भी स्टार्ट हुआ, जिसमें लेक्चर्स दिए जाते थे 1 to 12 और 1 to 8। लेकिन यहाँ पर क्या अब प्रॉब्लम आ गई कि करिकुलम का प्रॉब्लम आ गया था, क्योंकि ये डिफरेंट था, ये बहुत ज़्यादा टफ़ था कि हम सारे स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकें थ्रू आउट द कंट्री। लोगों के पास टीवी भी नहीं होता, इंटरनेट की सहूलत भी नहीं होती। तो ये सारी असेसमेंट करना, टेस्ट लेना, उनकी अटेंशन लेना, ये सबको गैदर करना एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे, ये एक बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान के लिए मसला बन गया था। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कोविड-19 की इमरजेंसी जब आई थी तो सारे कंट्रीज़ ने जो भी जो लाइहा अमल था वो तैयार किया था। उसके बाद पाकिस्तान की बात किया कि पाकिस्तान ने इसको किस तरह से लिया और क्या क्या सूरत हाल पाकिस्तान को फ़ेस करनी पड़ी। बाद में यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने इसको एक जो है वो इशारा समझा कि अच्छा अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उन्होंने कंट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करने के लिए बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स फ्राहम करे बहुत से स्कूल्स को। यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस किए थे, बहुत ही ज़्यादा जो है वो लर्नर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म फ्राहम किया था जो ऑनलाइन था। बट क्वेश्चन इज़ दैट कि सारी कंट्री के स्टूडेंट्स को हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान एक लो इनकम कंट्री है। पाकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर गुर्बत है, और पाकिस्तान में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, हमने पढ़ा कि वो स्कूल्स ही अटेंड नहीं कर सकते, और कुछ जो स्कूल अटेंड कर सकते हैं उनमें से भी मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो इंटरनेट अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये चीज़ जो है ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब आगे वो हमें ये बता रहे हैं कि ये बात सच है कि इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपनी एफ़र्ट्स को जो है वो वर्दी करें। और अगर हमें फ़र्दर कोई भी ऐसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ता है तो हम पहले की तरह जो है वो ये ना हो कि हमारे पास पहले से ही जो है वो प्रॉपर प्लान ना हो। तो हमें हर किस्म की इमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए सारी इक़दाम करने चाहिए, और यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अब इसकी रिकमेंडेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि हमें अपने एसडीजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का नाम देते हैं। 2030 तक जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड हैं उन पे हमें फोकस करना है। इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये स्टेट की कि उसने क्या करना है, अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है। स्कूल सिस्टम को इस काबिल बनाना है कि ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्डअप हो सके।
स्कूल्स को जो है वो फंडिंग दें और एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी जो है वो डेवलप करें, इंस्ट्रक्शंस दें, टीचर्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, उसको इस्टेब्लिश करें, ताकि वो सारे लर्नर्स जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हों। एजुकेशन पे स्पेंड करना एक कॉस्ट तो है, लेकिन ये सस्टेनेबल कॉस्ट है जो बाद में जो है वो हमें एक पॉजिटिव इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर हम देखें तो ना सिर्फ कोविड, जबकि कोविड के बाद भी अगर कोई सिचुएशन आ जाती है तो उसमें भी हमारे लिए एक अर्जमेंट साबित होगी, एक पॉजिटिवनेस साबित होगी। अब मैंने इसके जो मेन पॉइंट्स लिखे हैं और जो वोकैबुलरी है वो मैं आप लोगों के सामने शो कर देती हूँ, ताकि आप लोगों को ईजीनेस हो जाए जब भी आप लोग ये आर्टिकल पढ़ें। बेसिक और मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने इसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करती हूँ, आप लोग देख लें कि आप लोगों ने किस तरह से इसकी एक्सट्रैक्शन करनी है। सबसे पहले तो इन्होंने हमें डेल्टा वायरस के बारे में बताया हुआ है कि डेल्टा वेरिएंट्स जो हैं वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्हांस हो रहे हैं। सेकेंडली इन्होंने हमें ये बताया हुआ है कि हम इसको फर्दर जो है वो हमारा क्या हमारा फर्दर मूव होगा, नेक्स्ट हम इसको किस तरह से देखेंगे। थर्डली इसके अंदर हमें एक जो है वो इन्होंने इम्पैक्ट बताया हुआ है कि 1.5 बिलियन लर्नर्स जो हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो कोविड-19 आया था उसके थ्रू। तो हम ये लिख देंगे इधर, थ्रू आउट द वर्ल्ड जो था वो इम्पैक्ट आया था 1.5 बिलियन लर्नर्स के ऊपर। और अब हम इसके अंदर यूनेस्को की रिपोर्ट डालेंगे कि यूनेस्को वाले क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है 22.8 मिलियन चिल्ड्रंस और ये 41% बनता है जो अटेंड नहीं कर सकते स्कूल। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि यहाँ पर एक कंपैरिजन आ जाता है ग्लोबली। कंपैरिजन दिया है, इसमें आप लोगों ने सबसे पहले चाइना की एग्ज़ाम्पल देनी है कि उन्होंने किस तरह से सिटी जो उनका वुहान है, फिर उसके बाद हमने ब्राज़ील को देखा, फिर उसके बाद हमने देखा बांग्लादेश को। यानी कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोग लिख सकते हैं और बाद में यही पॉइंट्स आपके काम आएंगे। आर्टिकल दोबारा से कोई रीड नहीं कर सकता, वो भी पूरा। और इटली की हम एग्ज़ाम्पल देख लेंगे। अब कंपैरिजन इसका किया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान ने इसको किस तरह से ओवरकम किया। पहले तो इनको कोई भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी का पता नहीं था, बाद में जो है इन्होंने भी अपना एक तालीम घर स्टार्ट किया इंटरनेशनली, ऑनलाइन इन्होंने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर ग्रेड 1 to 12 तक जो है वो इन्होंने एजुकेशन दी थी। द नेक्स्ट वन इज़ यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशन, जो उन्होंने कोलैबोरेशन की थी, पार्टिसिपेशन की थी, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये मैं पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को पता चले कि आप लोगों ने किस तरह से करने हैं। और इसकी रिकमेंडेशन आ जाएंगी कि हमें अपने SDGs को इन्हांस करने के लिए क्या चीज़ चाहिए। SDGs होते हैं सस्टेनेबल गोल्स, जिन्हें हम SDGs कहते हैं, जो पाकिस्तान के एजुकेशनल SDGs हैं 2030 तक। अगर कोविड-19 जाता है या नहीं जाता, तब भी हमें किन पॉलिसीज़ पर अमल करने की ज़रूरत है। तो ये तो हो गए थे आपके मेन पॉइंट्स। अब मैं आप लोगों के सामने वोकैबुलरी शो करती हूँ, जो इसकी आज थोड़ा सा जो है वो टफ़ वोकैबुलरी थी। सो यू कैन सी हेयर, मैंने ये सारे लिख दिए हैं इनकी उर्दू में, बहुत ही ईजी हैं। इसमें से एक जो मीनिंग है वो लास्ट आर्टिकल में भी आया था, दैट इज़ स्टीयरिंग, उभरना। और जब ये मैंने दोबारा पढ़ा तो मुझे याद आ गया कि ये वही वोकैबुलरी है जो लास्ट आर्टिकल में भी यूज़ हुई, तो इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज़ होती है। सो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को एक और याद दहानी करवा दूँ कि हाउ टू रीड न्यूज़पेपर फॉर इंग्लिश इम्प्रूवमेंट एंड फॉर रीडिंग डेवलपमेंट, जो आपकी हैबिट है, उसके लिए मैंने एक वीडियो आपकी बना दी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।